देखते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के स्थल मंडल में संचित ऊर्जा होती है वो जब निकलती है तो उससे कंपन होता है, उसे ही हम अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। अब आइए इसके दो टर्म्स होते हैं, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, वो समझते हैं। भूकंप केंद्र क्या होता है? पृथ्वी के भीतर जिस बिंदु से भूकंप शुरू होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं या फोकस भी कहा जाता है उसी को। और अधिकेंद्र जिसे एपिसेंटर भी कहते हैं, वह बिंदु होता है या वह स्थल होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र। आइए दूसरे कंसेप्ट पे ध्यान दें। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। जो भूकंप का परिमाण होता है उसको मापने का जो यंत्र है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है, लेकिन जो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है उसे मर्केली स्केल कहते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये दोनों कथन इंटरचेंज करके दे दिए जाते हैं। अब आइए एक चीज़ आपको और, हाँ एक बात और बता दूं कि जितने भी आपके नेचुरल अर्थक्वेक आते हैं वो सब के सब स्थल मंडल में ही आते हैं। आपने पिछली वीडियोस में देखा है कि स्थल मंडल कौन से पार्ट को कहा जाता है। स्थल मंडल सबसे ऊपरी पार्ट को कहा जाता है, क्रस्ट और अपर मेंटल के भाग को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है भूकंप मूल की गहराई, अर्थात आप जितने पृथ्वी के भीतर जाते रहेंगे गहराई में उसी प्रकार आपको भूकंप के नेचर में भी परिवर्तन दिखाई देगा, उसकी प्रकृति परिवर्तित होती है। अर्थात 70 किलोमीटर पे जब जाएंगे आप पृथ्वी की गहराई में तो आपको छिछले भूकंप दिखाई देंगे। जब आप 300 किलोमीटर तक की गहराई में जाएंगे आपको मध्यम भूकंप, और 700 किलोमीटर की गहराई में जाने पे गहरे भूकंप का महसूस आपको होगा, या ये अध्ययनों से पता चला है। दूसरा हम देखते हैं भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। पार्ट 2 वाले रिवीजन सीरीज में मैंने जब आपको भूकंप शास्त्र के आधारित अध्ययन के बारे में बताया था तो वहाँ पे हमने पी वेव और एस वेव इन दोनों की बात की थी, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार पृथ्वी के अंदर जाते हुए इन दोनों की प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो जो पी वेव है वो प्राइमरी वेव और एस वेव सेकेंडरी वेव है, और एल होती है धरातलीय तरंग। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो पी वेव है वो तो आपकी हर माध्यम में गति करेगी, लेकिन एस वेव आपकी केवल ठोस माध्यम में गति करेगी। और जो एल वेव होती है धरातलीय तरंगें होती है, इन्हें आने में भी समय अधिक लगता है। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ इनके जो कंसेप्ट थे कि पी वेव और एस वेव की जो गति होती है। तो जो एस वेव का छाया क्षेत्र होता है वही गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद से आ जाता है। और इसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो पी वेव होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एस वेव अधिक विनाशकारी होती है और वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। पी वेव की जो एस वेव की जो तीव्रता होती है वो पी वेव की अपेक्षा अधिक होती है और एल की उससे अधिक होती है। तो इसमें यही ध्यान रखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में। अब आइए देखते हैं चट्टान की संरचना और संगठन। इसमें क्या होता है, जैसी आपकी चट्टान होगी उसी ही हिसाब से आपके भूकंप का भी निर्धारण हो जाता है। एक तो आपका अंतर्जात बल की वजह से जो भूकंप आए, ठीक है, उसमें क्या एक संरचना संगठन में क्या हो गया कि अगर आपकी चट्टान बहुत मुलायम और असंगठित है या किसी भ्रंश तल पे है कोई, तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। अब जैसे बहिर्जनित बल कैसे इसमें वर्क करता है, अगर कोई चट्टान बहुत मुलायम और असंगठित है तो जैसे मौसम में परिवर्तन हुआ तो ये चट्टानें बहुत जल्दी खिसकने लगती हैं, जिसका कारण होता है भूस्खलन। और जब भूस्खलन होता है तो जब समस्थैतिक असंतुलन हो जाता है तो जो आपका अंतर्जात बल होता है उसकी वजह से भूकंप आ जाता है और भूकंप की तीव्रता में भी वृद्धि होती है। बाकी हमने भूकंप आने के कारणों में क्या होता है कि जो आपके अपसारी प्लेट संचलन और अभिसारी प्लेट संचलन, इन दोनों की बात भी हमने पार्ट 3 वाली वीडियो में की है कि किस प्रकार से प्लेटों के संचलन से भूकंप आता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अपसारी प्लेट संचलन जब भी होगा तो वहाँ पे देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इसमें छिछले उद्गम केंद्र और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आएंगे। ठीक है, दूसरा जब आप अभिसारी प्लेट संचलन की ओर देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार के होंगे।
एक तो जब आपका ऊपरी एरिया है जहाँ पे टक्कर हुई वहाँ पे छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आएंगे। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखिए, उसमें मैं बताना भूल गई थी आपको। जब महासागर और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, टक्कर होती है दोनों की, तो जब महासागरीय प्लेट 45 डिग्री के एंगल पे सबडक्ट करती है महाद्वीपीय प्लेट के अंदर, तो उस एरिया को हम बेनियोफ जोन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बेनियोफ जोन के जो मध्य का एरिया, यहाँ पे आपको मध्यम उद्गम के भूकंप देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो सबसे नीचे जहाँ मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है आपकी, जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर आपका कम हो रहा है, वहाँ पे मैग्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो वहाँ पे गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा देखा था कि समानांतर प्लेट सीमांत। तो यहाँ पे कोई ऐसा विनाशकारी भूकंप तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, प्लेटों के घर्षण के कारण छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और देख लीजिए आप, ये प्रीलिम्स के इसमें है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इसमें ये एच.एफ. रीड ने दिया था और इसमें लिखा गया था कि जो प्रत्येक चट्टान होती है उसकी अपनी एक प्रत्यास्थ सीमा होती है। जो अगर प्रत्यास्थता उसे ही बोलते हैं, यदि आप किसी भी जैसे कोई चट्टान है, अब उसमें कोई खिंचाव हुआ या वो टूटा, तो वो क्या करता है, वो अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और उसी जो सिनेरियो में आपका जो चट्टान, आपने माना किसी चट्टान में तनावमूलक बल हुआ, वो स्वयं को फिर से उसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है, तो उससे कंपन होगा, उसी